दया, what a surprise! यहाँ से गुजर रहा था सर, सोचा अर्जुन को मिलता चलो। ये क्या तबीयत ठीक नहीं क्या इसकी? देखो सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है। अरे हमारा टाइगर, क्या हुआ आपको? दया अंकल, दादू को समझाओ ना, खांसी और जुकाम तो नॉर्मल होता है, मैं तो इतना बीमार हूँ ही नहीं। अबे ओ नॉर्मल के बच्चे, दादू तू है या दादू मैं हूँ? अरे आप ही दादू हो, लेकिन इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? 10 साल से गायब थे तुम, गायब। अब मुझे मिल गए हो तो पूरी कसर निकाल रहा हूँ। सर सोचा नहीं कभी आपका ये रूप भी देखने को मिलेगा। मतलब बड़े बड़े क्रिमिनल को धूल चटाने वाला एसीपी प्रद्युम्न आज अपने पोते के एक चीख से परेशान हो गया। दया, इस सबसे प्यारे, सबसे मीठे क्रिमिनल की वजह से है। क्या हुआ, फोन कहाँ है? अर्जुन बेटा, लगता है आपके फोन में ना मेरा एक कॉल आ रहा है ना? तो मैं वो कॉल रिसीव कर लूं? पहले चॉकलेट दो। अरे आज तो मैं ऐसे ही आ गया था, अगली बार मैं चॉकलेट लेके आऊंगा। ओके। बड़े नॉट हो गए हो तुम। क्या? कहाँ पे? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं वहां। क्या हुआ? सर वो हेमसुगा के जंगल में एक लाश दफन मिली है कुछ लोगों को। मैम प्लीज लाश को हाथ मत लगाइए मैम। एक मिनट मैम आप। मैम लाश को हाथ मत लगाइए प्लीज। मैम प्लीज प्लीज मैम संभालिए अपने आप को। चाकू घोंप के मारा? नहीं सर, चाकू घोंप के नहीं, गोली मार दी गई है। गोली? तो ये चाकू का निशान? सर ये चाकू का निशान नहीं है, तलवार का निशान है। कट 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 यार सुदेश, पूरा टेक खराब कर दिया यार। हाँ सर पता है, लेकिन ये तलवार नहीं निकल रही है, देखिए आप खुद अटक गई है, ये देखिए। तलवार पे खून कैसा है? मतलब ये बॉडी जमीन में पहले से दफन थी? जी सर। पेट पे गोली लगी है मैम प्लीज। और छाती पे कहीं भी एग्जिट वुंड नहीं है, मतलब गोली अभी भी अंदर है, बाहर नहीं गई है। सर दूर से गोली मारी होगी और पीठ पीछे धोखे से गोली मारी होगी। या धोखे से मारी है या फिर ये किसी को देख के भाग रहा था यहाँ से। ये औरत इनकी बीवी है? जी सर, ये जो लाश है रविंदर की है, ये उनकी आईडी है और इनकी बीवी मालती। हाथ में घड़ी है, वॉलेट है, मतलब चोरी करने के लिए खून नहीं किया। एक काम करो, ये आसपास जरा तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। राइट सर, चलो। आपने आखिरी बार अपने पति को कब देखा था? आज सुबह 10 बजे। क्या काम करते थे वो? मकान किराए पे चढ़वाते थे और बिकवाते भी थे। मतलब एस्टेट एजेंट? हाँ। आज सुबह कहाँ जाने के लिए निकले थे? एक फ्लैट आज किराए पर चढ़ने वाला था, तो वही चेक करने गई थी कि वहाँ पे कोई सफाई या मरम्मत वगैरह की जरूरत तो नहीं है। सर। हाँ? सर यहाँ आसपास तो कुछ नहीं मिला, ना खून ना कोई सुराग, लगता है गोली यहाँ नहीं चली। क्योंकि सर गोली जंगल में चली ही नहीं। तो फिर कहाँ चली? हो सकता है फ्लैट में, जो आज किराए पर चढ़ने वाला था। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उनसे उस वक्त फोन पे बात कर रही थी। बेबी मैं पूछ रही थी कि सब्जी कौन सी खाओगे? लंच का तो पता नहीं, मगर स्वीट डिश में क्या लूंगा वो मालूम है। मैंने स्वीट डिश नहीं, मैंने सब्जी पूछी है, सब्जी कौन सी खाओगे? अरे कुछ भी बना लो,
तुम्हारे हाथ का तो कड़वा करेला भी अच्छा लगता है। तो आज फिर आपको कड़वा करेला ही खिलाती हूँ। अच्छा बेबी, मैं फ्लैट पहुंच गया हूँ, थोड़ी देर में कॉल करूँ तुम्हें? ये क्या? मारना मत मुझे। हेलो हेलो, मुझे मत मारना। नहीं। रविंदर, हेलो, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो। इतना सारा खून? सर यानी मालती ठीक कह रही थी, रविंद्र का खून यही हुआ है और फिर उसे यहाँ से जंगल ले जाया गया और दफना दिया गया। लाश को अगर यहाँ से ले जाया गया था तो फिर किसी ने देखा कैसे नहीं? पंकज, जरा वॉचमैन को बुलाओ। सर ये देखिए, बुलेट्स के निशान। 4, 6, 13 बुलेट्स और एक गोली रविंदर को लगी। तो क्या 14 गोलियां चली थी क्या यहाँ पे? पूर्वी, जरा अंदर चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, ये खून अंदर अंदर आओ। ये गोपाल है सर। आज सुबह यहाँ इस फ्लैट में खून हो गया। खून? उसके बाद लाश को यहाँ से ले जाया गया। तुमने देखा नहीं किसी को? कहाँ थे तुम? सर सुबह से मैं यहीं हूँ और बिल्डिंग में से कोई लाश नहीं गई सर। तो क्या लाश के पर लग गए और जंगल में जाके वो दफन हो गई खुद? सीसीटीवी फुटेज लेके आओ इस बिल्डिंग का, जल्दी। सर, क्या हुआ? बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम चल रहा है सर, इसलिए सीसीटीवी फुटेज कैमरा बंद है सर। सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है? अच्छा, रजिस्टर तो होगा ना, जहाँ पे लोग आते हैं एंट्री करते हैं, वो तो है तुम्हारे पास कि वो भी नहीं है? है। अरे तो लेके आओ। सर, बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम चालू है, इसलिए वर्कर लोग अंदर बाहर कर रहे हैं सर, इसलिए मैंने सुस्ती में नाम दर्ज कराना बंद कर दिया सर। सुस्ती के कारण एंट्री करना बंद कर दिया? तेरे सुस्ती मैं निकालता हूँ। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्डिंग के बाहर कोई लाश नहीं गई सर। तेरे साथ क्या करने वाला हूँ मैं तुझे बाद में बताता हूँ। जा वहां खड़े रहे, बाहर खड़े रहे। चल। सर, मुझे तो लग रहा है ये जो वॉचमैन है ना, ये भी मिला हुआ है। सर पूरा फ्लैट खाली है, ये लड़कियों के कुछ कपड़े मिले हैं, हो सकता है किसी पुराने किराएदार के हों। लड़कियों के कपड़े? और कोई सुराग? नहीं सर। लॉक एकदम सही सलामत है, टूटा हुआ नहीं है, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। सर अगर ये पता चल जाए कि ये फ्लैट की चाबी किस किस के पास हो सकती है तो मुजरिम तक पहुंचना आसान हो सकता है। फ्लैट की चाबी मकान के मालिक के पास होगी या फिर किसी पुराने किराएदार के पास या फिर किसी ऐसे आदमी के पास जिसने इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बना ली हो। पूर्वी, इस मालती से पता करो कि यहां इस फ्लैट में पुराने कौन कौन किराएदार थे। साळुंखे, तेरे कहने के मुताबिक रविंद्र पर जो गोली चली वो फ्लैट में नहीं चली? हाँ बस, मैं यही कह रहा हूँ। अरे, गोली उस फ्लैट में नहीं चली तो फिर कहाँ चली? उसकी वाइफ ने हमें उसी फ्लैट के बारे में बताया और वहां इतना सारा खून मिला हमें। दया, दरअसल जो खून फ्लैट में मिला है वो खून रविंदर का है ही नहीं। रविंदर का नहीं तो फिर किसका खून है सर? मेरे ख्याल से ये पता लगाना तो आप लोगों का काम है। यानी एक और लाश ढूंढनी पड़ेगी। एक नहीं अभिजीत, 4 लाशें। क्राइम सीन पे जो खून मिला है वो 4 अलग अलग लोगों का खून है। 4 अलग अलग लोगों का खून, लेकिन उनमें से कोई भी खून रविंद्र का नहीं है। तो मतलब 5 खून हुए। हाँ फ्रेडी, 5 लोगों का। तो हो सकता है कि जब ये खून खराबा हो रहा था उस फ्लैट में तो रविंद्र वहां पर पहुंच गया और उसने सब कुछ देख लिया। हाँ सर, गलत वक्त पे गलत जगह पे पहुंच गया वो और खूनी के हाथों मारा गया वहां। सर फिर तो वो बाकी की 4 लाशें भी खूनी ने जंगल में दफनाई होगी। मगर 4 लाशें बिल्डिंग से कौन लेके गया होगा और कैसे? किसी ने तो देखा होगा। सर, सर मालती ने मुझे किराएदारों की डिटेल्स दी। ये फ्लैट 3 साल पहले ही किराए पे चढ़ा था और अब तक सिर्फ 2 लोग रह चुके हैं वहां पे। एक है कबीर जो 1 साल पहले वहां रह रहा था। हाँ सर,
रिटायरमेंट के बाद कबीर जी वहाँ अकेले रहते थे और फिर अमेरिका शिफ्ट हो गए अपनी बेटी के पास। और दूसरा है आकाश। 3 महीने में ही उसे फ्लैट से निकाल दिया गया। आसपास वालों की काफी कंप्लेंट्स थी उसके खिलाफ, क्योंकि वो एक शराबी था। सर, इन दोनों के पास फ्लैट की चाबी हो सकती है, और फ्लैट के मालिक के पास। फ्लैट का मालिक कौन है? सर, मालिक ऑस्ट्रेलिया में रहता है और 3 साल से इंडिया नहीं आया। ये रविंद्र जी उनके अकाउंट में किराए का पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर करते थे। तो फिर मुझे ये आकाश ही गड़बड़ लग रहा है। आकाश, मम्मी सोने दो ना। नशे से बाहर आ। मैं मम्मी दिखता हूँ देखो, सीआईडी ऑफिसर हूँ मैं। अरे वाह, बारिश हो रही है। Where is my umbrella? खड़ा करो उसे, खड़ा करो। Where is my umbrella? उठो। चल इधर। आकाश जी उठिए, सीआईडी वाले आए हैं आपसे पूछताछ करने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बात सारी है, इसको इलायची खिलाओ। मुझे मालूम था सीआईडी वाले एक दिन आएंगे मेरे पास। मालूम था मतलब? रविंदर के खून में तेरा हाथ है? हाँ? रविंदर? हाँ? कौन रविंदर? मैं किसी रविंदर को नहीं जानता। तो रविंदर को नहीं जानता? तो फिर ये क्यों बोला कि तुझे पता था कि सीआईडी यहाँ पे आने वाली है? क्योंकि मुझे भी सीआईडी बनना है, देश की सेवा करना है। लेफ्ट। आकाश, केशव बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 105, वहां रहते थे ना तुम? रहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे लात मार के भगा दिया। मेरे पूरे कपड़े भी नहीं दिए। I have only this shirt. I'm very poor. शादी हो गई तेरी? नहीं। नहीं? गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड है। वो मेरी। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हो? दिस इज पर्सनल। क्योंकि केशव बिल्डिंग के उसी फ्लैट के कबर्ड में हमें लड़कियों के कपड़े मिले हैं, शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हैं? लड़की मेरे फ्लैट में कभी नहीं आई, कभी नहीं। आई एम वेरी ट्रूली जेंटलमैन, व्हाइट कॉलर। सर, ये कबीर जी सर, वो भी अकेले रहते थे और इसके जाने के बाद वहां कोई रहा ही नहीं। रहता कैसे नहीं था? जब मैं अपना बाकी का सामान लेने गया था ना, तो वहाँ 2 लड़कियां थी। ये लो अपना सामान और निकलो यहाँ से। क्यों मालती? झूठ क्यों कहा हमसे कि उस फ्लैट में सिर्फ 2 ही किराएदार रहते थे? एक तरफ आप अपने पति के खूनी को फांसी पे चढ़वाने की बात करती हो, झूठ बोल के हमें गुमराह किया आपने, क्यों? नाटक करिए सर, इसी ने अपने पति को मारा और अभी हमारे सामने खड़े होकर आंसू आ रही है। सर, मुझे इसके साथ 2 मिनट दीजिए सर, देखिए सच कैसे बोलती है। ये क्या कह रही हैं आप? इनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप सीआईडी वाले इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? किसी का दर्द समझने के बजाय आप उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आप दोनों को बड़ी फिक्र हो रही है? आपकी तारीफ? मैं मालती की छोटी बहन रजनी हूँ और ये मेरे हस्बैंड है। तो फिर रजनी जी, आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। अगर मालती ने हमसे कुछ भी झूठ कहा ना, तो ये जेल जाएगी, जेल। हाँ सर, मैंने झूठ बोला था क्योंकि सर बहुत सारे किराएदारों के हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे। तो गैर कानूनी तरीके से तुमने कुछ लोगों को वहां फ्लैट में ठहराया हुआ था, बिना डॉक्यूमेंट्स और बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए? हाँ, ताकि वो रेंट मकान मालिक के बजाय हमें मिल सके। अच्छा, तो इसका मतलब है और भी लोग रह रहे थे इस फ्लैट में इन 2 किराएदारों से पहले, है ना? तो फिर फ्लैट की चाबी उनके पास भी हो सकती है, क्यों? हमें उन सबकी लिस्ट चाहिए, किराएदार चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, मगर इस बार लिस्ट से एक भी नाम गायब नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुषमा जी, दीदी निशांत भैया से डायरी ले आओ। जी ठीक है। ये डायरी लेने बाहर क्यों जा रही है?
वो किराएदारों की लिस्ट वाली डायरी रविंदर ने हमारे पड़ोसी के यहाँ रखवाई थी। वाह, ताकि अगर कोई आपके इस घर की तलाशी ले तो आपकी पोल नहीं खुलेगी। रजनी जी, आपकी बहन बड़ी होशियार है, क्यों? मालती भाभी, ये डायरी मंगाई क्या? भाभी, सब ठीक है ना? सर, हाँ, 8 और लोग हैं। 8 लोग हैं। इनकी कुंडली निकाल लो, खूनी इनमें से कोई एक हो सकता है। सर, लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, कुछ नंबर गलत हैं और कुछ बदल गए हैं। मतलब डेड एंड। सिक्योरिटी गार्ड से क्या पता चला? सर वो वही कह रहा है सर, ये 4 लाशें क्या, मुझे तो 1 लाश भी नहीं देखी जाते हुए। अजीब बात है सर, उस बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता तो एक ही है। अगर लाशें वहां से बाहर ले जाई नहीं गई है तो लाशें गायब कहां हो गई? ये सब मेरी वजह से हुआ है बॉस। आई एडमिट, मेरी गलती है। तेरी गलती है? ये लो, द ग्रेट डॉक्टर साहब की भी गलती करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, बड़े से बड़ा आदमी कभी न कभी गलती कर देता है बॉस। अच्छे से अच्छा क्रिकेटर भी 0 पे क्लीन बोल्ड होता है, तो मुझसे भी हो गई यार। तो सर आपको 0 पे आउट किसने किया? उस खून ने जो फ्लैट पे मिला था। उन 4 मरे हुए लोगों का खून? यही गलती हो गई बॉस मुझसे। दरअसल वो 4 लोग मरे हुए थे ही नहीं। क्या मरे हुए नहीं थे? मतलब मरे हुए नहीं थे मतलब जिंदा थी। पता, जब मैंने उन 4 खून को अच्छी तरह से टेस्ट किया तो मुझे क्या मिला? स्टोरेज लीजेंस। पंकज, तुम जरूर ये पूछना चाहोगे कि सर ये स्टोरेज लीजेंस क्या होता है? अरे कमाल है सर, मैं आपसे यही पूछने वाला था। मुझे मालूम था। रेड ब्लड सेल्स जब अपना बदलाव करते हैं स्टोरेज के दौरान, उसे कहते हैं स्टोरेज लीजन। तो वो जो 4 किस्म के खून हमें वहां से मिले थे वो ताजा नहीं थे, स्टोर थे। एग्जैक्टली। शायद किसी ब्लड बैंक वगैरह से लाया गया होगा। उन 4 ब्लड सैंपल्स में मुझे 4 अलग अलग किस्म की बीमारियों के लक्षण मिले हैं। एक में HIV, दूसरे में ल्यूकेमिया, तीसरे में हार्पिस और चौथे में डायबिटीज। कंटामिनेटेड खून, मतलब ये 4 खून के सैंपल किसी ऐसी जगह से लाए गए हैं जहां पे बीमारी वाला खून स्टोर होता है सर। हाँ, कंटामिनेटेड खून। ऐसा खून तो नष्ट किया जाता है, इंसिनरेटर में भेजा जाता है जहां पर ये डिस्ट्रॉय करते हैं। और ऐसे इंसिनरेटर्स तो हमारे शहर में 2 जगह हैं। एक बार फिर से इस फ्लैट में चल के चेक करते हैं, पता तो चले कि उन गोलियों का और ये बीमारी वाली खून का कनेक्शन क्या है। केस तो कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है। अगर यहाँ इस फ्लैट में किसी को नहीं मारा गया था तो इतना सारा खून यहाँ जमीन पे क्यों पड़ा हुआ है और दीवार पे ये गोलियां क्यों चलाई है? हाँ? सर जो गोलियों के निशान है वो सिर्फ इस दीवार पर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब गोली चलाने वाला यहाँ खड़ा था, यहाँ से उसने गोली चलाई। मगर सर इस इन्फेक्टेड खून का क्या कनेक्शन हो सकता है इस केस से? और सर खून सिर्फ फ्लोर पर है, ना यहाँ पर है, ना इस पर है, ना दीवारों पे। इसका क्या मतलब है? एक और बात, हमें इस घर से गोलियां नहीं मिली, मिले हैं तो सिर्फ गोलियों के निशान। इसका मतलब है कि मुजरिम ने यहाँ इसको कमरे को साफ करने की कोशिश की है मगर पूरी तरह साफ नहीं कर पाया, उससे पहले उसे जाना पड़ा। क्यों? एक काम करो, स्प्रे लेके आओ, दीवार पे स्प्रे मारो, पता तो चले कि यहाँ पे है क्या। यहाँ पे भी खून के निशान है। नीचे तक है ये तो, सिवाय इस जगह के। सर
ये देखिए, गोलियां यहां लगी हुई हैं, लेकिन गोली का निशान यहां पर नहीं है। ये क्या? ये निशान, ये टायर के निशान जैसा कुछ है। मतलब बाइक लेके आए इधर? पंकज, वो टायर नहीं, वो जो फर्नीचर के नीचे पहियों पे लगा होता है टायर, वो रबर का। कोई फर्नीचर रखा हुआ था यहाँ पे, शायद कोई कुर्सी। मगर सर हमने तो पूरा फ्लैट चेक किया, कुर्सी वगैरह तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सर, लगता है वो कुर्सी इसी बिल्डिंग में हुई, छुपाई हुई। एक काम करते हैं, बिल्डिंग में ढूंढते हैं उसे। परफेक्ट। और सर, ये कुर्सी के साथ ये सब भी मिला है। क्या ये? बोलो। ये अब समझ आ गई सर पूरी पहेली। खूनी ने पहले इस मैनिक्विन को चेयर पे बिठाया और चेयर को दीवार से लगा दिया। इस मैनिक्विन के ऊपर वो खून के बैग्स थे और बहुत सारे बुलेट फायर करने की वजह से ये दीवार पे जो बुलेट्स है और ये सारा खून आसपास गिर गया। ये जिसने भी किया, ये बड़ा सरफिरा आदमी। मतलब ये सब करने की जरूरत क्या थी? और सर रविंद्र को इसलिए मार दिया गया क्योंकि रविंद्र ने उसे पुतले पे गोलियां चलाते देख लिया था। सर, आज तक तो एक ही बात सुनी है सर, अगर खूनी किसी को मार रहा हो, किसी तीसरे आदमी ने उसे देख लिया तो उसे मार देगा। लेकिन यहाँ पे तो खूनी एक पुतले को मार रहा था, एक पुतले के लिए उसने रविंद्र को मार दिया। हो सकता है खूनी यहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा हो, उसे किसी का मर्डर करना होगा, लेकिन उसके रिहर्सल वो यहाँ इस फ्लैट में कर रहा था। रविंद्र को मारने के लिए इतनी लंबी रिहर्सल? मगर उसे कैसे पता था कि रविंद्र यहाँ आने वाला है? हो सकता है उसकी बीवी ने बताया हो सकता है मालती का हाथ हो इस जुर्म में। अब ये रिहर्सल रविंद्र के लिए थी या किसी और के लिए तो बता नहीं सकते हैं, पर ये मुमकिन है कि इस पूरे प्लान का ये रविंद्र भी हिस्सा हो। सर, हिस्सा हो या ना हो, लेकिन मरा तो रविंद्र ही है। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसकी लाश यहाँ से जंगल पहुंची कैसे? सर, मानो उस अलमारी की चाबी हमारे पास रहती है जिसमें खून स्टोर किया जाता है, मगर वो अलमारी सिर्फ और सिर्फ कर्नल शिशिर की मौजूदगी में ही खोली जाती है, उनके बिना कभी नहीं। कर्नल शिशिर? जी सर, वो यहाँ के सिक्योरिटी फर्म के हेड है। सर, उनके पास पूरा हिसाब किताब रहता है कि अलमारी में से कब कितने बैग खून के रखे गए और कब कितने बैग नष्ट कर दिए गए। और वैसे भी सर अलमारी खोलने के लिए 2 चाबियां चाहिए होती हैं, पर हमारे पास सिर्फ एक चाबी है। सर, दूसरी चाबी कर्नल साहब के पास रहती है हमेशा से। मतलब कर्नल साहब भी अकेले ये अलमारी नहीं खोल सकते क्योंकि दूसरी चाबी आपके पास है ना? नहीं सर, उनके पास दोनों चाबियां होती हैं, जैसे हमारे मालिक विनोद सर के पास होती है। और विनोद सर, आपके मालिक वो कहाँ हैं? सर, वो ग्रीस गया है अपनी फैमिली के साथ वैकेशन मनाने। तो बच्चे, कर्नल साहब ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं क्या? जी सर, आर्मी में लोग आज भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। देश की फौज के सबसे बेहतरीन शार्प शूटर्स में से एक थे वो। आर्मी छोड़कर उन्होंने अपनी खुद की सिक्योरिटी फर्म चालू कर दी। सर, खूनी जिस तरीके से गोली चला रहा था वहां पे, लगता है गन पे हाथ काफी साफ था उसका। कहीं ये कर्नल शिशिरी तो शामिल नहीं है इस जुर्म में? मिलते हैं कर्नल साहब से। पंकज, एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी पे गोली चलाने की प्रैक्टिस करनी है तो वो कैसे करोगे? और फायरिंग रेंज जाऊंगा और प्रैक्टिस करूंगा सर। एग्जैक्टली, मैं भी वही करूंगा। कोई भी नॉर्मल इंसान यही करेगा, फायरिंग रेंज पे जाएगा और टारगेट प्रैक्टिस करेगा। लेकिन खूनी ने रिहर्सल करने के लिए इतना झमेला क्यों उठाया? हाँ सर, पहले इस फ्लैट में चोरों की तरह घुसना, फिर मैनिक्विन को यहाँ बिठाना, खून के बैग चुराना, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। और रविंदर सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने उसे प्रैक्टिस करते हुए देख लिया था। ये खूनी कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। पूरी ट्यूशन देना सर। राइफल की गोली? ओह,
इसका मतलब है गोली चलाने की प्रैक्टिस कोई यहाँ फ्लैट के अंदर से नहीं कर रहा था, कोई दूर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था राइफल की गोली से। हाँ सर, क्योंकि अगर राइफल नजदीक से चलाई होती तो गोली आर पार निकल जाती, कुर्सी में नहीं अटकती। अब समझ में आया मर्डर रिहर्सल के लिए इतनी प्रैक्टिस क्यों। जिसका खून होने वाला है उस पे गोली कहीं दूर से चलने वाली है, कहीं दूर से। सर, आपके कहने का मतलब है कि गोली वहां वो बिल्डिंग से चली है? इतनी दूर से गोली चलाना मुमकिन है? वही तो, मतलब वहां से नहीं तो और कहां से चली होगी? पंकज एक काम करो, लेजर बीम लो और उस चेयर पे जो गोली का छेद है ना, उसके पीछे से वो लेजर पास करना, एकदम सामने, पता तो चले गोली चली कहां से। बिलबोर्ड? कोई बिलबोर्ड से गोली कैसे चला सकता है, वो भी सड़क के बीचों बीच? कमाल है, सीआईडी वाले मेरे घर पे पहली बार आए हैं, वो भी मेरे आर्मी के दिनों की तारीफ करने नहीं बल्कि खून के लिए मुझ पे इल्जाम लगाने। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और ड्यूटी की अहमियत आप जैसे फौजी से बेहतर कौन समझ सकता है। तो आपको ये भी पता होगा अभिजीत बाबू कि आपके और मेरे जैसे सिपाही देश की रक्षा करते वक्त अपनी जान दे देते हैं, लेकिन अपने देश से और अपने काम से कभी गद्दारी नहीं करते हैं। देखिए, ना तो मैंने उस खून की चोरी की है और ना ही मैंने किसी का खून किया है। वैसे अपने फौज के दिनों में आपने बॉर्डर पे तो कई दुश्मनों को मारा होगा। दुश्मनों की जान लेने में और मासूमों की जान लेने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और आपने भी तो कई गुनहगारों को मारा होगा अपनी ड्यूटी के दौरान। क्यों, ये फर्क समझ नहीं आता आपको? आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि चाबी सिर्फ आपके पास है, तो फिर वो खून चोरी कैसे होगा? उसकी इंक्वायरी मैं कर रहा हूं, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी उन चाबियों की किसी ने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली हो? बिल्कुल नहीं। अनुशासन समझते हैं आप? डिसिप्लिन। आर्मी की ट्रेनिंग में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा महत्व होता है, और आज भी मैं अपनी जाती जिंदगी में उस डिसिप्लिन का पालन करता हूं। ये चाबी मुझसे 1 मिनट भी दूर नहीं होती, इसलिए असल जिंदगी में तो क्या, ख्वाब में भी कोई इसका डुप्लीकेट नहीं बनवा सकता। ठीक है, आपका स्टेटमेंट तो सुन लिया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे आप पूरी तरह निर्दोष साबित हो सके। इसलिए जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, यहाँ आना जाना लगा रहेगा। इस मेटल बोर्ड को नट से फिट किया गया था ऊपर। सूंघो इसे। ये तो गन पाउडर है सर। गन पाउडर और ये स्क्रैचेस। बहुत लंबी प्लानिंग की थी। क्या लंबी प्लानिंग होगी सर? पंकज खूनी ने इस मेटल प्लेट का इस्तेमाल गोलियों की दिशा बदलने के लिए की थी। जैसे ही उसने इस मेटल प्लेट पे गोली चलाई, इस पे गोली लगने के बाद गोली की ट्रेजेक्ट्री बदल गई और वो सीधे जाके पुतले पे लगी। मतलब असली रिहर्सल इस मेटल प्लेट पे गोली चला के ट्रेजेक्ट्री बदलने की थी, सिर्फ निशाना लगाने की नहीं। सर, क्या लगता है कौन सी बालकनी से गोली चलाई होगी? एक बात तो साफ है, गोली सामने से नहीं चली है। गोली यहाँ इसी बिल्डिंग से चली है, या तो ऊपर से, नीचे से, या फिर अगल बगल से कहीं। पता करना पड़ेगा। कोई ना कोई बहुत जल्द मरने वाला सा है, ठीक उसी तरह से जैसे खूनी ने उस फ्लैट में खून की रिहर्सल की थी। इस मर्डर को होने से रोकना होगा सर, किसी भी हाल में। सर उस बिल्डिंग के एक एक फ्लैट की एक एक ईंट चेक की सर, लेकिन पता नहीं चला कि खूनी ने गोली कहां से चलाई है। अगर इस खूनी ने बेड़ा उठाया रिहर्सल करके ही खून करने का, तो फिर वो वैसा ही फ्लैट ढूंढेगा जैसा फ्लैट उसे वो खून करते वक्त मिले। मतलब सर, असली विक्टिम का जो फ्लैट होगा, खूनी ने ठीक उसी पैटर्न का फ्लैट ढूंढा होगा। हर बिल्डर का अपना एक अलग पैटर्न होता है फ्लैट्स का। एबीसी का अलग, XYZ का अलग, तो हमें उस पैटर्न का फ्लैट देखना होगा सर, जैसे वहां उस रिहर्सल में यूज हुआ था। सर ये बिल्डिंग तो आकव बिल्डर की है,
और इनकी कुल मिलाकर 24 प्रॉपर्टीज है पूरे शहर में। मतलब जिसका खून होने वाला है वो 24 बिल्डिंग में से किसी एक बिल्डिंग में हो सकता है। लेकिन 24 बिल्डिंग में से 7 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसका पैटर्न इस रविंदर के फ्लैट से मिलता है। मतलब हमें 7 के 7 बिल्डिंग ढूंढनी पड़ेंगी। 7 बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट है तो 350 फ्लैट, सब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग जाएगा। पंकज चाहे जो कुछ भी हो करना तो पड़ेगा ही। सर ये कर्नल शिशिर गड़बड़ आदमी है सर। ये सेना में शार्प शूटर था और ये जो खराब ब्लड डिस्पोजल करते हैं ना, वहां का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। पंकज, ये ब्लूप्रिंट किसका है? ये रविंदर के फ्लैट का है सर, जहाँ पे मर्डर नहीं हुआ था बट रिहर्सल हुआ था। ये तो कर्नल शिशिर के फ्लैट जैसा है सर। क्या? हाँ सर, ये फ्लैट का लेआउट बिल्कुल कर्नल शिशिर के फ्लैट जैसा है। ये चेयर पे मैनिक्वीन है, ऐसे ही चेयर पे वो रोज शाम को 4 बजे चाय पीता है सर। ठीक शाम को 4 बजे मैं इस सोफे पर बैठकर अपनी चाय पीता हूँ। ओह, तो खूनी कर्नल शिशिर को मारने का प्लान बना रहा था। 4 बजने वाले हैं, वो कर्नल शिशिर को मारेगा, वो भी आज ही मारेगा। उसे पता है कि हम सीआईडी वाले उसके पीछे पड़े हैं। जल्द से जल्द कर्नल शिशिर तक पहुंचना होगा। क्या करना है? जल्दी जल्दी इधर। सॉरी, तुम्हारी जैकेट गंदी हो गई। क्या करें, हमें पता नहीं था ना गोली कौन से फ्लैट से चली है, इसलिए रिवर्स रिकोशे का सहारा लिया। और उस फ्लैट में जिस दिशा से गोली आई उसी दिशा में हमने गोली चलाई, और देखो खून भरी गोली ने तुम्हारा पता बता दिया, मिस्टर उत्कर्ष। जाने तो मुझे, कूद जाऊंगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, कूद जाओ यार, लेकिन पहले ये तो बताते जाओ कर्नल शिशिर को क्यों मारना चाहते थे? छोड़ उसे भाई, मेरे पास आ जा। अच्छा भाई है ये? हाँ, जा भाई, मिल ले अपने भाई से, जा। इधर आ तू। चल उठ। निशांत और उत्कर्ष, तुम दोनों भाई हो। पर किस बात का बदला लेना चाहते थे तुम लोग कर्नल शिशिर से? बाप की मौत का।
इस आदमी ने हम दोनों के सामने हमारे बाप की जान ली। तुम दोनों दीपक के बच्चे हो? मैं आज भी नहीं भूल सकता, जिंदगी में पहली बार ट्रिगर पे उंगली रखते वक्त मेरे हाथ कांपे थे, क्योंकि मैं दो मासूम बच्चों के सामने उनके बाप को नहीं मारना चाहता था। दीपक एक आतंकवादी था, और अगर मैं उसे नहीं मारता तो उसने जो बम रखा था शहर में, उससे कई मासूम लोग मारे जाते। मर जाते तो मर जाते, कम से कम हमसे हमारा बचपन तो नहीं छिनता। इतना प्यार करते थे हम अपने पापा से। ने उसी दिन कसम खा ली थी कि इस आदमी को हम वैसे ही मारेंगे, वैसे ही राइफल से। इसलिए मैंने पता लगाया कि तुम कहाँ काम करते हो, और फिर उसी कंपनी में नौकरी कर ली। तुम्हारे घर का एड्रेस भी पता लग गया, और फिर किसी ना किसी बहाने तुम्हारे घर आकर मुझे तुम्हारा डेली रूटीन पता लग गया। और उसके बाद मैंने एक ऐसे फ्लैट की तलाश शुरू कर दी जिसका डिजाइन और लेआउट बिल्कुल उसके फ्लैट जैसा हो। जैसे ही मुझे रविंदर का फ्लैट मिला, मैं उसके पड़ोस में शिफ्ट हो गया। मैंने उससे दोस्ती कर ली, और दोस्ती के बहाने उसके घर आते जाते उसके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली तुमने, हाँ? और फिर मैंने उस खून वाली अलमारी की भी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली, कंपनी के मालिक की चाबी की मदद से, उनके ग्रीस जाने से पहले। जब रविंद्र फ्लैट में आया तब क्या हुआ? उसने मैं मर्डर का रिहर्सल करते हुए देख लिया। अगर मुझसे नहीं मारते तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाता। और फिर निशांत उसे घर के बाहर लेकर गए। सुन, ज्यादा होशियारी की ना तो वहीं गोली दाग दूंगा। चल बंद कर दरवाजा। और मैं पीछे घर के अंदर ही रुक गया, साफ सफाई करने के लिए। उसके बाद निशांत रविंदर को जंगल लेके गया और वहीं पे मार डाला, और उसकी लाश भी वहीं दफना दी, जंगल में। हाँ, अगर वो बेवकूफ लोग वहां फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे होते तो तुम लोग को ये लाश मिलती भी नहीं। भूल गए तुम कि कोई भी गलत काम, कोई भी जुर्म छुप कर नहीं रह सकता, सामने आता ही है। एक बात बताओ उत्कर्ष, फ्लैट की साफ सफाई करने के बाद भी वहां पर खून कैसे मिला? क्योंकि इससे पहले मैं पूरी सफाई करता, आप लोग वहां पर आ गए। मैंने दीवार से गोली निकाली, उसके ऊपर का खून साफ करा, टेरेस पर कुर्सी और मैनिक्विन रखकर वापस आ ही रहा था कि वहां आप लोग आ गए। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर बदले की आग में क्या खोया क्या पाया, ये सोचते बैठना। कौन हो तुम? मेरे रूम में कैसे घुसी तुम? हाउसकीपिंग हो? अभी मैनेजर को फोन करके तुम काम से निकलवाता हूँ। सॉरी रतन सर, एक्चुअली आपके रूम का फायर अलार्म गलती से बज गया था। मैं चेक करने आया था कि कोई खतरा तो नहीं है। मैंने दरवाज़ा नॉक किया था, पर शायद आप सो रहे तो इसलिए खोला नहीं, इसलिए मुझे मास्टर की यूज़ करके अंदर आना पड़ा। आर यू फाइन? फाइन, गो। सोने के बाद भी सर दर्द क्यों है? लगता है डबल शॉट कॉफी पीनी पड़ेगी। हाँ लिशा, काम हो गया। ग्रेट जॉब। अब फटाफट वहां से निकलो, होटल का एक्चुअल स्टाफ 5 मिनट में वहां आ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ, बाय। एक काम कर, मास्टर की से दरवाजा खोलते हैं। रतन सर, रतन सर, रतन सर! जिनका खून हुआ है उनका नाम क्या है? सर रतन जी, वो हमारे रेगुलर कस्टमर थे और वो बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट भी थे सर। फिजिसिस्ट? जी सर। मतलब फिजिक्स में एक्सपर्ट है ये? जी सर। कितने बजे हुआ ये सब? सर यही तकरीबन सुबह 6:30 बजे। हटिए, चलिए हटिए प्लीज, हटिए।
छाती में तो इतने सारे डार्ट्स घुसते हैं। फिर अगर इसकी मौत ये माइक्रोवेव ओवन ब्लास्ट होने की वजह से हुई है तो ये 1 2 3 4 6 डार्ट इसके शरीर में क्या कर रहे हैं? माइक्रोवेव ब्लास्ट नहीं हुआ है सर, यहाँ तो गन रखी हुई है। डार्ट्स पहले से ही गन में फिक्स थी। ऐसा लगता है इस रतन को मारने की अच्छी खासी प्लानिंग की गई है। क्यों मैनेजर साहब, पता भी है आपको क्या हो रहा है आपके होटल में? आपके होटल के गेस्ट को किसी ने मारने की प्लानिंग की, माइक्रोवेव में ये डार्ट लगाकर। सर मैं खुद सरप्राइज हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ तुम्हारे होटल के रूम में एक मर्डर हुआ है। इसकी जवाबदारी आपके होटल की है और आपकी। पर सर आप बताइए, हम अपने कस्टमर को क्यों मारेंगे? जोया तुम बताओ ना सर को। सर के चेक इन करने के पहले तुमने कमरा ठीक से देखा था ना? जी सर। सर पूछिए ना सर, कल रात 11 बजे सर चेक इन किए थे होटल में। 10:30 बजे मैंने खुद चेक की थी कि सामान सब कुछ ठीक है कि नहीं, और माइक्रोवेव में उस वक्त कुछ डार्ट्स वगैरह नहीं थे। सर आधा खाया हुआ पिज़्ज़ा है सर। यार ये आपके यहाँ ये बाहर का खाना अलाउड है? सर अलाउड तो नहीं है, लेकिन रतन सर रेगुलर थे तो किसी स्टाफ ने अलाउ कर दिया होगा सर। यार स्टाफ में कौन था जब ये पिज़्ज़ा कमरे के अंदर लाया गया? हा? क्या हुआ? हमारे सवाल शुरू हुए तो तुम्हारी जुबानें बंद हो गई? सीसीटीवी फुटेज देखना है हमें। रात 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक जो कुछ भी हुआ है उन्हीं 7.5 घंटों के बीच में ही हुआ है। जोया 10:30 बजे रतन जी के कमरे में गई और 11:15 बजे बाहर आई 15 मिनट में। ग्यारह बज के 11 मिनट पे ही रतन कमरे में गया। फॉरवर्ड करना सर। साढ़े 11 बजे हैं और ये रहा रतन का पहला विजिटर। अरे 5 मिनट में बाहर भी आ गया। काफी गुस्से में भी लग रही है कौन है? सर ये अमित है, रतन सर के भाई। पहली बार आए थे होटल में। रतन जी तो मिलना भी नहीं चाहते थे इन्हें, पर इन्होंने जबरदस्ती करके रूम में घुस गए। अच्छा, वो पिज्जा कमरे के अंदर ऐसे गया सर। फॉरवर्ड करना जरा, फॉरवर्ड करना। ये निकली स्टॉप 2 बजे। 12:30 बजे ये अंदर जाती है पिज्जा लेके और 2 बजे बाहर आती है। कौन है ये औरत? है सर इनका नाम शमिता है। ये रतन जी की बहुत खास दोस्त है। लगभग हर वीकेंड में आते हैं उन्हें मिलने के लिए। शमिता खास दोस्त रात के 12:30 बजे आती है पिज्जा लेकर। रतन को आखिरी कॉल किसी शमिता नाम के लड़की ने किया था और उससे पहले किसी अमित ने। सर। हाँ पंकज। एक सेकंड, ये पासपोर्ट देखिए सर। इस पे ये कैम्बी का वीजा लगा है। तो सर ये बॉम्बे से कैम्बी जाने का टिकट है। फोटो तो उसे की है, पर नाम रतन नहीं है, दिग्विजय कुमार। सुबह
सुबह के 6 बजे होटल का स्टाफ मेंबर रतन के कमरे में जाता है और 6:30 बजे बाहर आता है, मतलब ठीक रतन की मौत से पहले। कौन है ये स्टाफ मेंबर? पता नहीं सर। क्या आप अपने स्टाफ वाले को नहीं पहचानते हैं? सर ये स्टाफ का आदमी नहीं है, मैं पता करवाता हूँ सर। वो कोई जाकर देखो ये आदमी कौन है, कोई नया स्टाफ आया है क्या? सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये रतन एक फिजिसिस्ट था, देश के स्पेशलाइज्ड स्पेस प्रोग्राम पे काम कर रहा था। नकली पासपोर्ट बनाने की क्या जरूरत? वही तो, कोई किसी फिजिसिस्ट को मारने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करेगा? पूर्वी, ये लैपटॉप चेक करो सर रतन का। सर हाँ, मैंने सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया। ये बंदा होटल के किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है, इवन वो स्टाफ का भी नहीं था सर। सर मुझे लगता है वो बाहर का ही था। ये लो, कोई बाहर का अनजान आदमी आपके यहाँ आता है, होटल का स्टाफ बन के घूम रहा है, ये आपकी सिक्योरिटी है? हाँ पूर्वी, कुछ मिला? हाँ सर, लैपटॉप हैक किया तो कुछ सीक्रेट फाइल्स मिली हैं। ये कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन है, देश की सुरक्षा से कनेक्टेड। माय गॉड, ये क्या हुआ? सर ये खुफिया इंफॉर्मेशन रतन किसी को बेचना चाह रहा था। ये देखिए, इस डील से रिलेटेड मेल्स भेजे उसने किसी को। ये देखिए, ये सारे हैं। एग्जैक्टली ये खुफिया इंफॉर्मेशन क्या है जो रतन बेचने वाला था? सर हमारे देश के बॉर्डर पे कितने जवान तैनात हैं, आर्मी के पास कौन कौन से हथियार हैं, फौज की टुकड़ियां किन किन एरियाज में और कहां पर नहीं, सारी जानकारी है इसमें। अगर ये इंफॉर्मेशन किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सर ये मिलिट्री की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स उसे मिली कहां से? ऑब्वियसली पंकज, किसी आम आदमी के पास ये क्लासिफाइड फाइल्स नहीं हो सकते हैं। ये क्लासिफाइड फाइल्स और ये डुप्लीकेट पासपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये रतन कोई फिजिसिस्ट नहीं था, ये किसी दुश्मन देश का जासूस था जो अपना काम करने के बाद इस नकली पासपोर्ट के जरिए देश छोड़ के भागने वाला था हमेशा के लिए। ये तो एप्रन वगैरह निकाल के बाहर निकल गया सर। फोन पर भी बात कर रहा है। वो तो भाई पार्टनर हो बात। रेडी, होटल के बाहर के जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं सबकी फुटेज चेक करो। सर जब तक इस अनजान स्टाफर का पता चलता है, ये शमिता और रतन का भाई अमित, इनसे पूछताछ करते हैं। सर ये रतन शायद फिजिसिस्ट नहीं था, दुश्मन देश का जासूस था सर। जासूस? हाँ सर, हमें उसके बैग से ये नकली पासपोर्ट मिला, उसके लैपटॉप में ये खुफिया फाइल्स है सर, ये देखिए। माय गॉड, तो फिर हमें जल्दी से जल्दी रतन के घर वालों से मिलना चाहिए और इस शमिता से भी पता तो चले कि ये रतन फिजिसिस्ट था भी या कोई जासूस। एक तो अभी मेरे पति का खून हुआ है और अब सीआईडी वाले उन पर देश से गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। भाभी संभालिए अपने आप को। वैसे भाई साहब की मौत के सदमे से आपकी तबीयत खराब है। मिस्टर अमित, आपसे भी कुछ सवाल करना है हमें। आप लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं, तो कल रात अपने भाई के पीछे पीछे होटल रूम में क्या करने गए थे आप? मैंने ही भेजा था उन्हें वहां। तुमने भेजा? किस लिए? क्योंकि रतन भाई साहब पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करके हमें घर से निकालना चाहते थे। वसीयत के पेपर के साथ भी छेड़छाड़ की थी उन्होंने, और अपने भाई का तो उन्हें कोई लिहाज ही नहीं था। ये तुम क्या कह रही हो दिया? भाभी प्लीज। ये सारी बातें यहाँ पर हो सकती थी घर में, उसके लिए होटल में जाने की क्या जरूरत थी? सर लड़ाई झगड़ा करके हम घर का माहौल नहीं खराब करना चाहते थे, और रतन भाई साहब इस टॉपिक को कई दिनों से अवॉइड कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि होटल में जाके बात करना ही ठीक रहेगा। मगर कमरे से तो तुम बहुत जल्दी वापस आ गए थे, इतनी जल्दी बात हो गई? सर होटल के कमरे में भी बात हो नहीं पाई थी। भाई साहब बहुत नींद में थे और थके हुए थे, इसीलिए चिड़चिड़े भी हो गए थे, और गुस्से में आके मैं भी वहां से निकल गया। इतना बड़ा घर है फिर भी होटल में जाके ठहरते थे हैं? सर रतन काफी इंट्रोवर्ट थे, उन्हें अकेलापन चाहिए होता था ताकि वो अपने काम में
ज्यादा ठीक से ध्यान लगा सके। घर में भी होते तो अक्सर वो अपने कमरे में ही होते थे। उन्हें जब कभी ज्यादा डिस्टरबेंस महसूस होता था तो वो अक्सर होटल में जाया करते थे। ये शमिता कौन है? शमिता? प्लीज कुछ कीजिए ऑफिसर। मैंने सुबह मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई थी। शाम होने वाली है, मेरी बीवी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। जीजू प्लीज रिलैक्स, शमिता दीदी मिल जाएगी। क्या शमिता जी लापता है? जी। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। अच्छा, वो आप लोग आ गए। ये लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे। अब आप लोग पता लगाइए ना, मेरी बीवी कहाँ है। हम लोग तो पता लगा ही लेंगे। एक खून करके जो भागी है वो। क्या? कहने के लिए तो रतन मेरे पति थे, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते थे। उनकी जिंदगी के हर पन्ने मेरे लिए राज से कम नहीं था। ये शमिता कौन है मैं कुछ नहीं जानती। मैंने ये नाम भी नहीं सुना। यहाँ तक कि वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। ये है उस होटल कॉरिडोर की फुटेज। कल घर से कहाँ जाने के लिए निकली थी शमिता? अब घर से तो ऑफिस के लिए ही निकली थी, मगर ऑफिस से निकलने के बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, कल डिनर में क्या खाया था रतन ने? प्लेन चीज पिज्जा। है ना भाभी? हाँ। प्लेन चीज पिज्जा। कमाल है अभिजीत, होटल में भी पिज्जा और घर में भी पिज्जा। भाई साहब ने होटल में भी पिज्जा खाया था? वही पिज्जा जो शमिता लेकर आई थी। किडनैपर्स का फोन आया था? शमिता को किडनैप करना इतना आसान नहीं है। आईबी विंग में काम करती है वो। हर तरह से ट्रेंड है हर खतरे से निपटने के लिए। आईबी? ये लो, कमरे के अंदर कमरा। सर इधर आइए। ये कंप्यूटर हैक हुआ है सर। एक काम करो, पूरे घर की तलाशी लो। गाड़ियां, विग्स, ओहो, प्रोस्थेटिक्स। अभिजीत देखा है सर? हाँ सर। और ये लॉकर में क्लासिफाइड फाइल्स। लगता है काफी समय से जासूसी चल रही है इसकी। सिर्फ इतना ही नहीं सर, कोई तो है जो रतन पे नजर रखे हुए था। उसकी कंप्यूटर की एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा था। ये कंप्यूटर हैक है। कौन हैकर है पता लगा? क्या कहना है आप लोगों को इसके बारे में? एक ही छत के नीचे रहते थे आप लोग रतन के साथ, और इस बारे में आप लोगों को भनक भी नहीं है? सर भनक कैसी लगती सर? रतन भाई साहब तो अपने कमरे में किसी को घुसने भी नहीं देते थे। और यहाँ तक कि सर काम वाली को भी नहीं, सफाई वगैरह भी वो खुद ही किया करते थे। फिर जस्मीन जी आपका क्या कहना है? ये तो बेडरूम के अंदर का ही तो कमरा है। सर मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। अरे ये कब और कैसे? तो शमिता घर पे नहीं है सर, लापता है वो। आईबी ब्यूरो में काम करती है सर। हमने उसका लैपटॉप चेक किया। पूर्वी को रतन के लैपटॉप पे जो खुफिया इंफॉर्मेशन मिली थी सर, वो सारी इंफॉर्मेशन
यहाँ शमिता के लैपटॉप में भी है। ये जानकारी लीक करके देश छोड़ के भागने का इरादा था। दया, ये शमिता आईबी में नौकरी करती थी, इसका मतलब है वो देश की सारी खुफिया जानकारी उसके पास थी, जो वो रतन को देती थी, और रतन ये दुश्मन देशों को दे देता था। दोनों पैसे कमा रहे थे इसके ऊपर। हाँ सर, मगर इस बार उसने डबल क्रॉस कर दिया रतन को। उसने उसे जान से मार दिया और मार के यहाँ से भाग गई। या सारे के सारे सबूत इकट्ठा करो और ब्यूरो में लेकर आओ। सर शमिता? आद्या। सर, ये विक्रम और अंजलि, इनके जो एलिबाइज हैं वो हमने चेक किए। जब खून हुआ उस रात ये विक्रम ग्रैंड रोड में एक ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था और रात के करीब 2 बजे घर पहुंचा वो। और ये अंजलि? सर, अंजलि भी रात के 12 बजे तक काम कर रही थी और करीब 1:30 बजे के आसपास वो घर पहुंची। सब देखकर ऐसे लगता है कि ये कोई मामूली मर्डर केस नहीं है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सर ये देखिए सर, ठीक ब्लास्ट से पहले सुबह 6:30 बजे के आसपास इस लाल गाड़ी में एक औरत होटल से बाहर गई। सर, हाँ, वो जो नकली होटल स्टाफ वाला था ना सर, वो भी उसी वक्त निकला था, लेकिन दूसरे गेट से। ये देखिए। पूर्वी, गाड़ी कितने बजे आई थी होटल में? सुबह 6 बजे। निकल गई 6:30 बजे, आधे घंटे बाद। लड़की के चेहरे पे जूम करो जरा, देखें तो सही। हमारे डेटाबेस में कुछ नाम और चेहरे हैं जिनसे देश की सिक्योरिटी को खतरा है। ये गद्दारों और जासूसों वाली लिस्ट है। इनके चेहरे स्कैन करो और उन सब से मैच करके देखो। और पंकज, आरटीओ से पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, बड़ा ही कंफ्यूजिंग केस है सर, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है आखिर ये माजरा है क्या। रेडी, एक बात तो पक्की है कि ये केस देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए जिसने भी इस शमिता और रतन को मारा है ना, वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं, मामूली खूनी नहीं है। ये चक्कर कुछ और ही है। ओहो, अरे क्या हुआ, कुछ मिला? हाँ सर, मिला। ये आदमी और औरत उस लिस्ट में नहीं है देश के गद्दारों वाली, बल्कि उन लोगों के लिस्ट में है जो देश से गद्दारी करने वालों को पकड़ के खत्म करते हैं सर। ये दोनों आईबी ऑफिसर्स हैं, अलीशा और ईशान। ऐसे भी प्रद्युम्न, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर यही इल्जाम किसी और ने लगाया होता तो वो ऑफिसर अब तक बहुत पछता रहा होता। शेखर जी, आप आईबी के हेड हैं, इसलिए वो ना आपका ये धमकी भरा रवैया मैं भी बर्दाश्त नहीं करता। एसीपी साहब, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, आपके इल्जाम का जवाब दे रहा हूं। आपने बड़ी आसानी से हम पर रतन और शमिता के खून का इल्जाम लगाया है। क्या आपको लगता है कि वो देश के गद्दार थे और इसलिए हमने उनको मार डाला? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं साफ साफ पूछ रहा हूं कि क्या जो कुछ भी हुआ वैसा ही हुआ? देखिए सर, हम लोगों को पता है कि आप लोग जानते थे कि ये दोनों देश के सुरक्षा से संबंधित कुछ खास जानकारी दुश्मनों को बेचने वाले थे। और हमें यह भी पता है शेखर जी कि जिस वक्त रतन का खून होने वाला था, उस वक्त ईशान और आलिशा वहां उस होटल में मौजूद थे। रतन का खून होने से कुछ मिनटों पहले ही ईशान रतन के कमरे में गया था। शमिता रतन के कमरे में पिज्जा लेकर गई थी, एक ऐसा पिज्जा शायद जिसमें बेहोशी की दवाई थी। हाँ? तो आप लोगों ने शायद उससे कुछ ऐसा कहा होगा कि हमारे लिए काम कर दो और रतन को मार दो, तो आप लोग उसे छोड़ दोगे। क्यों? मगर वो अलग बात है कि उससे पहले शमिता मारी गई खुद अपने ही घर में,
ये सच है कि हमें शमिता और रतन के गैर कानूनी कामों के बारे में पता चल गया था और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन पर नजर रख रहे थे। कुछ ऐसी कहानी सुनाइए शेखर जी जिस पर यकीन किया जाए। सर प्लीज आप शेखर सर से इस तरह बात नहीं कर सकते। और तुम भी एसीपी साहब से इस तरह से बात नहीं कर सकते। रिलैक्स बॉयज। अलीशा तुम ही बताओ, तुम दोनों उस दिन होटल पे क्यों गए थे? रतन के लैपटॉप से उन फाइल्स की कॉपी बनाने जो उसने दुश्मन देश को ईमेल कर दिया था, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कौन कौन सी खुफिया इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच चुकी है। तो अब तसल्ली हो गई आपकी? हमारा मकसद सिर्फ नजर रखना था, मारना नहीं था। हाँ, लेकिन अगर जरूरत पड़े और हमारे पास ऑर्डर्स हो तो ऐसे देश के गद्दारों को मारने के लिए हमें आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। सर फिलहाल तो टेंशन वाली बात यह है कि जिस किसी ने उन दोनों को मारा है तो उसके हाथ देश की खुफिया जानकारी लग गई होगी। वो ये जानकारी जिसे मर्जी दे सकता है, दुश्मनों को, आतंकवादियों को या किसी और को भी। हाँ, अगर हमें वो इंसान मिल गया जिसने उन दोनों को मारा है और जिसके पास देश की खुफिया जानकारी है, तो हम उसे मारने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। और हमें पूरा यकीन है कि आईबी के पहुंचने से पहले सीआईडी उस तक पहुंच जाएगी। एसीपी प्रद्युमन, अपने ऑफिसर को समझाइए ये वक्त एक दूसरे को चुनौती देने का नहीं है, बल्कि मिलकर साथ काम करने का है। शेखर जी, देश की चिंता जितनी आप लोगों को है ना, उतनी चिंता हम सीआईडी वालों को भी है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जब तक ये मर्डर सुलझा नहीं जाता तब तक आप उस गद्दार तक पहुंच नहीं सकते। शमिता ने वो खास जानकारी लीक करके रतन को दी और रतन वो इंफॉर्मेशन किसी को बेचने वाला था। मगर इससे पहले कि रतन अपनी गद्दारी का काम पूरा कर ले, किसी ने शमिता को रतन के खून के प्लान में हिस्सा बना लिया। और अब अगर वो निशान नहीं है तो जो कोई भी है सर, उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि उसी ने शमिता को भी मारा है। हाँ, बोलता हूं क्या क्या सारुण के? अब क्या नया चक्कर है तेरा? क्यों? जब हम लोगों ने अपनी आंखों से उस सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि रात के 12:30 बजे शमिता वहां होटल के कॉरिडोर में थी, तो तू कह रहा है कि वो शमिता नहीं थी? कौन हो सकता है? रतन की मौत कैसे हुई? रतन की मौत हुई जहर की वजह से। वो डार्ट जो हमें रतन की बॉडी में से मिला है, उस पर इतना जबरदस्त जहर लगा हुआ था कि सेकंड्स में ही रतन की मौत हो गई। और सर पॉइंट नंबर 2, इस माइक्रोवेव में डार्ट फिक्स करने के लिए खूनी को पूरा टाइम मिला होगा, क्योंकि ये नशीला पिज्जा खाने की वजह से वो बेहोशी की हालत में पड़ा होगा। तो बस जो नशीली दवाई हमें पिज्जा में मिली है, उसी नशीली दवाई के ट्रेसेस हमें रतन के पेट में से। हाँ, अभी पूरे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से चेक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन यार सामने मैंने सब कुछ मान लिया, बस सब कुछ मान लिया, लेकिन पहले ये बता, इन सारी चीजों का शमिता के वहां होटल में ना होने से क्या कनेक्शन? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ बॉस। शमिता डायबिटीज की पेशेंट थी, शक्कर की बीमारी। शमिता की मौत हुई है किसी मिलावट वाले इंसुलिन के इंजेक्शन की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शमिता का मौत का टाइम है रात को 10 से 12 के बीच का। क्या? एग्जैक्टली। तो 12 बजे तक अगर वो मर चुकी थी, फिर 12:30 बजे वो हमें होटल में कैसे दिख सकती है? तो अगर शमिता ने रतन को नहीं मारा और अमित, ईशान और अलीशा ने भी नहीं मारा, तो फिर रतन को मारा किसने? और फिर वो फुटेज में जो औरत हमने देखी थी, अगर वो शमिता नहीं थी तो फिर कौन थी? शमिता। एसीपी साहब, आप शायद नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी टेंशन में हूं। अगर वो खूनी नहीं पकड़ा गया जिसने रतन और शमिता को मारा है, तो देश कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, ये आप नहीं जानते। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ शेखर जी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, हम देश पर कोई भी आंच आने नहीं देंगे। उससे पहले ही हम खूनी को पकड़ लेंगे। सर, वो खूनी की आइडेंटिटी हमें वो ईमेल से मिल सकती है सर, जो रतन और शमिता ने एक दूसरे को भेजा है। आप
मुझे तो ये भी लगता है कि जरूर कोई आसपास वाला ही है जिसे शमिता और रतन इन दोनों की छोटी से छोटी आदतों के बारे में पूरी जानकारी थी। हाँ सर, जैसे कि सुबह उठते ही रतन का माइक्रोवेव में कॉफी बनाना और शमिता को इंसुलिन के इंजेक्शन पहुंचा देना, वो तो कोई पास वाला ही आदमी कर सकता है। और खुनी को ये भी पता था कि ये अंजलि और विक्रम रात 1 बजे से पहले घर आने वाले नहीं है। आखिर खूनी कौन हो सकता है सर? सर एक बात समझ में नहीं आ रही सर, ये रतन और शमिता एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं, मगर गद्दारी करने का इन्होंने ये 3 हफ्ते पहले ही सोचा, ऐसे अचानक? हाँ सर, बात थोड़ी अजीब तो है। इन 3 हफ्तों के पहले इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं रहा खुफिया खबर के एक्सचेंज को लेकर। इस सबका इस तीसरे गद्दार से क्या लेना देना? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ सर, हमने सारे सुरागों के ताले खोल दिए हैं, लेकिन हमें वो दरवाजा नहीं मिल रहा जो हमें तीसरे जासूस तक ले जा सके। तीसरा दरवाजा है, ये तीसरा दरवाजा हमें उस जासूस तक ले जाएगा। कौन सा? उस दरवाजे का नाम है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा वो औरत जो बड़े बड़े काले चश्मे और घुंघराले बाल का विग पहनकर घूमती है ना, शमिता बनकर, उसने उस दिन पिज़्ज़ा लाया बाहर से होटल के अंदर। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे वो नशीली दवाई मिलानी थी पिज़्ज़ा में। अगर होटल में ऑर्डर करती तो उसे मौका नहीं मिलता और ना ही वक्त मिलता वो नशीली दवाई पिज़्ज़ा में मिलाने के लिए। और होटल वालों ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो लोग उसे जानते थे। दया, होटल दे रॉयल के आसपास इस पिज़्ज़ालो ब्रांड के पिज़्ज़ा की कितनी दुकानें हैं पता लगाते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ सर, कल रात 12:15 बजे कोई तो आया था पिज्जा लेने, लेकिन वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। इन दोनों में से कोई था? हाँ सर, यही था वो। विक्रम? चक्कर क्या है? अरिका, 1 मिनट आओ। यस अरिका, ये दोनों स्लाइड्स में पिज्जा के सैंपल्स हैं। इसमें वो है जो हमने उसके पेट में से निकाला है, दूसरा ये पिज्जा का वो टुकड़ा है जो एक्चुअल है, जो टेबल पे रखा हुआ था। जरा देखो दोनों। सर इट्स ऑब्वियस ना कि यही वाला पिज्जा खा के रतन वो बेहोशी वाली नींद सोया था, तो इसमें देखना क्या है? डू यू थिंक आई एम अ फूल? नो क्या? अरे कोई वजह होगी तभी तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, प्लीज देखो ना। ऑफ कोर्स सर, जस्ट सी इट। हाँ हाँ सर, हाँ। क्या? इसका मतलब रतन ये पिज्जा खा के बेहोश नहीं हुआ है? एग्जैक्टली वही दिखाना चाहता था मैं तुम्हें। क्या खाया होगा उसने? विक्रम, उसे क्या होगा? विक्रम, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? फोन पे? हाँ, क्या है इस फोन पे? 5 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है। गुड गुड। शमिता और रतन सामने। सर फोटो देखी तो लग रहा है कि लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। 1 महीने पुराना फोटो। दोनों प्यार करते थे या जासूस थे? हाँ डॉक्टर साहब। अरे यार, इस केस में तो नया ही पेज फंस गया। अब क्या हुआ? याद है वो पिज्जा जो रतन ने खाया था होटल में, जिसकी वजह से वो गहरी नींद सो गया? हाँ हाँ, वही पिज्जा जो वो नकली शमिता होटल के रूम में लेकर गई थी। यार यही कच्चा खा गए। दरअसल रतन उस पिज्जा को खाने की वजह से बेहोश हुआ ही नहीं। रतन बेहोश हुआ है किसी और चीज को खाने की वजह से, जो शायद उसने होटल में आने से पहले ही खा ली। होटल में आने से पहले?
अभिजीत ने बताया था कि होटल आने से पहले रतन ने पिज्जा ही खाया था। अच्छा, कल डिनर में क्या खाया था रतन ने? प्लेन चीज पिज्जा, है ना भाभी? हाँ। जैस्मिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन लोगों ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा। मुझे कुछ पता ही नहीं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं आई तो ये लोग मुझे जान से मार देगी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। वो कौन तुम लोग? हम तीनों को यहाँ धोखे से बुलाने का मतलब? देश के साथ धोखा ना हो, इसलिए हमें कभी कभी मुजरिमों के साथ धोखा करना पड़ता है। आई बी विंक। आप लोग वही है ना जिन्होंने रतन भैया को मारा था? रतन को किसने मारा और किसने नहीं, इसकी सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन दिया, अमित, एक और सच्चाई आना बाकी है। वो क्या? वो ये कि तुम दोनों को ये पता होना चाहिए कि तुम एक देश के गद्दार के साथ रह रहे हो, है ना जैस्मिन? व्हाट नॉनसेंस! तुम लोग मुझे देश का गद्दार कह रहे हो? रतन को बेहोशी वाला खाना तुमने खिलाया था ना, जिसकी वजह से उसकी बाद में मौत हो गई। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से अपना जुर्म कबूल कर लो। क्या कह रहे हो तुम लोग? मैंने तो कुछ नहीं किया है। कौन सी बेहोशी वाली दवाई? मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? हाँ, क्यों उसे बेहोशी वाली दवाई दूंगी? हमें तुम चुप क्यों? हाँ, तुम उस दिन मेरे साथ थे ना जब मैंने रतन को खाना दिया था? तो फिर तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? चुप क्यों? कुछ तो बोलो ना। सारी कोशिशें बेकार है जस्मीन। अपने देवर भैया के मुंह से सच उगलवाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये अपना मुंह खोलेगा ही नहीं। ये सारा किया धरा इसी का है। विक्रम को जानते हो? कौन विक्रम? आप लोग इस तरफ आइए। वही विक्रम जिसे शमिता और रतन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में तुमने जानकारी दी थी और कुछ फोटो भी भेजे थे हेलो मैसेंजर पे। ये देखो, डिस्प्ले पिक्चर में तुम्हारा चेहरा है। कुछ याद है? ये क्या? शमिता और रतन के फोटोग्राफ्स विक्रम को हेलो मैसेंजर ऐप से जैस्मिन ने किसी और ने भेजा है। अमित, देश को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था सर। और ये सारा गद्दार जासूस वाला जो एंगल है, ये सब कुछ मेरा गेम प्लान था, ताकि मैं कानून को गुमराह कर सकूं। पूरी बात डिटेल में बताओ। ये गद्दारी वाला नाटक क्या है? सर ये सब एक गेम प्लान था, ताकि रतन की मौत का इल्जाम मुझ पर ना आए और शमिता का मौत का इल्जाम विक्रम पर ना जाए। इसीलिए मैंने ये सब गद्दार जासूस का ताना बाना बुना था। तो रतन को मारना क्यों चाहते थे तुम? हाँ? क्योंकि वो मुझे और दिया को घर से बाहर निकाल देना चाहता था, और अगर वो ऐसा कर देता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त मुझे रतन और शमिता के लव अफेयर के बारे में पता चल गया, और तभी मैंने ये सारा प्लान रचा। मैंने शमिता के हस्बैंड विक्रम को उसकी बेवफा बीवी का सबूत दिया। गुस्सा तो इतना आ रहा है मुझे कि मन कर रहा है उसे डिवोर्स दे दूं, मगर क्या करूं? इसमें मेरा ही नुकसान है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं खुद ही सड़क पे आ जाऊंगा। तो डिवोर्स मत दो, कुछ उससे भी बड़ा सोचो। मार डाले उन्हें। फिर मैंने और विक्रम ने रतन और शमिता के कंप्यूटर पे उनके नाम से ईमेल अकाउंट्स बनाए। रतन वाले ईमेल्स मैं भेजता था और शमिता वाले विक्रम। उस रात होटल में विक्रम ही नकली शमिता बनकर गया था। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि रतन गहरी नींद में है। बस फिर उसने माइक्रोवेव में डार्ट्स फिट किए, थोड़ा सा पिज्जा खाया, नशीली दवाई मिलाई और फिर कमरे में से चला गया। और शमिता को वो जहरीला इंसुलिन का इंजेक्शन तुमने ही दिया था ना? हाँ, होटल जाने से पहले मैं शमिता के घर गया था। जी कहिए, आप कौन? तुम्हें आजाद करने आया हूँ। मतलब
दो लोगों से प्यार करना अच्छी बात तो नहीं है ना शमिता जी? होटल के कमरे में रतन से मिलने क्यों गए थे तुम, जब ये सारा प्लान पहले से ही करके रखा हुआ था? भले ही वो मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहता था, लेकिन था तो वो मेरा ही भाई। एक आखिरी मुलाकात तो बनती थी, और ये सब मेरे प्लान में भी मेरी मदद करती। मैंने विक्रम को पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि रतन नींद में है और कुछ ही देर में सो जाएगा। और तुम्हें लगा कि सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारे लोग दिखेंगे, उसमें अगर तुम भी दिख जाओगे तो कोई शक नहीं करेगा। इसीलिए तो मैंने ये सारा गद्दार जासूस वाला खेल रचा था, ताकि आप सब लोग इसी में उलझ के रह जाएं। लेकिन जब ये आईबी वाले भी इस केस में जुड़ गए तो विक्रम डर गया, और इसलिए तुमने उसे पैरालाइज कर दिया, और कुछ चारा भी नहीं था मेरे पास। ये तुमने क्या किया अमित? पैसों के लिए तुमने अपने भाई को मार दिया। अमित, जायदाद और पैसों की लालच में तुमने अपने सगे भाई का खून कर दिया, और तो और कानून के साथ और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। बहुत संगीन जुर्म किए तुमने। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।